हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रैक जीकेएसएसबी। सो ऑलमोस्ट अब फाइनली है कि 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट का होने वाला है। तो मेरी आप सबसे खास करके जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया था उनसे ये गुजारिश है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप करंट अफेयर को छोड़ के और जीएस को साइड में छोड़ के ज़्यादा जो आपका फोकस रहना चाहिए, अब रिवीजन पे रहना चाहिए, वो है कंप्यूटर, वो है इंग्लिश, वो है अर्थमेटिक, वो है रीजनिंग। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप हम यही कोशिश करेंगे इनमें हमारा मैक्सिमम स्कोर आए। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इनमें इनपुट दोगे उतना ही ज़्यादा आपको इसमें से आउटपुट मिलेगा एज ए मार्क्स। ठीक है, तो कोशिश करना जितनी प्रैक्टिस हो सके इन जो मैंने सब्जेक्ट्स के नाम लिए उन पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम देना। ठीक है, और जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया था तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वाले टेस्ट में 20 में से कम भी 18 प्लस मार्क्स लो, क्योंकि आपको मैंने आदत डलवा दी है ऐसे एमसीक्यूज़ को टैकल करने की। ठीक है, आपके लिए कोई मुश्किल या कोई हार्ड या कोई चीज़ ईज़ी अब नहीं होनी चाहिए, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि 18 के प्लस सबके ऊपर मार्क्स इसमें होने चाहिए, क्योंकि हमने हर एक लेवल का एमसीक्यू टैकल किया है। ठीक है, और आज रात आपका 12th फुल मॉक टेस्ट भी है, तो मेरी उसमें भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि उसमें भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जैसे डेल्टा बैच शुरू किया था, जो कि जूनियर असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें आपको पैकेज एंड अलग से डेली टेस्ट मिले थे, चाहे वो सेक्शनल शीट्स हों, चाहे वो टॉपिक वाइज शीट्स हों, या चाहे हर सैटरडे फुल मॉक टेस्ट हो। वैसे ही आ गया अकाउंटेंट ग्रुप जो है किसका, FAA का, तो उसमें भी आपको अलग से पैकेज मिलेगा एंड डेली टेस्ट मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। डेली टेस्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, और हर सैटरडे आपका फुल मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक हम, क्योंकि आपको पता है कि FAA का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है यार, बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं, तो एक एक टॉपिक को ना 3-3 4-4 बार हम प्रैक्टिस करेंगे थ्रू शीट्स। ठीक है, प्रैक्टिस मतलब टेस्ट सीरीज से ही हम पूरा का पूरा वो सिलेबस जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो जिस जिसने भी एनरोल करना है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके एनरोल हो सकता है। ठीक है, 600, ये 5 है, 52811970। ठीक है, जिस जिसने एनरोलमेंट करनी है वो इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकता है। ठीक है, और स्लॉट सिर्फ 300 ही रहेंगे, 300 से ऊपर स्टूडेंट्स मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि बता चुका हूँ दिक्कत हो जाती है इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैंडल करने में। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक पे, चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू पे। क्वेश्चन 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोशन इफेक्ट्स इन एमएस पावर पॉइंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ट्रांजिशन और एनिमेशन का जो एक बेसिक डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, स्लाइड ट्रांजिशंस डिटरमाइन हाउ इंडिविजुअल एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस और इमेजेस एंटर, एम्फसाइज और एक्सिट अ स्पेसिफिक स्लाइड। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि ये काम आपका, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट एप्लीकेबल होती है एनिमेशन के लिए। पहली तो स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरी देखते हैं, एनिमेशंस डिटरमाइन द विजुअल इफेक्ट दैट ऑकर्स व्हेन मूविंग फ्रॉम वन कंप्लीट स्लाइड टू द नेक्स्ट ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एप्लीकेबल है किसके लिए, ट्रांजिशन के लिए। इसने क्या कर दिया है, स्वैप कर दिया है ट्रांजिशन और एनिमेशन को। तो अब देख लेते हैं कि ट्रांजिशन क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है। जिसको नहीं आता तो वो पेन और नोटबुक ले लेना और साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, क्योंकि एक एक छोटी से छोटी चीज हम सारा इंपॉर्टेंट हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, पहले आप अपने नोटबुक पे हेडिंग डालना स्लाइड ट्रांजिशंस। अब ट्रांजिशंस के ना कुछ एग्जांपल्स होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे फेड, पुश, वाइप और मॉर्फ। मॉर्फ काफी इंपॉर्टेंट है, हम सबके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ना हेडिंग डाल लेना स्लाइड ट्रांजिशंस। कुछ कुछ आपने नहीं पढ़ रखा होगा तो वो भी मैं इसमें आपको बता दूंगा। स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है, पहले स्लाइड ट्रांजिशन की बात कर लेते हैं, फिर एनिमेशन की बात करते हैं। देखो, स्लाइड ट्रांजिशन ना वो इफेक्ट होता है जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव करते हो, और वो जो विजुअल इफेक्ट होता है, जैसे एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे स्विच किया, फिर तीसरे पे स्विच किया, ये जो विजुअल इफेक्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, और याद रखना ये पूरी की पूरी स्लाइड पर अप्लाई होता है, होल स्लाइड पे अप्लाई होता है आपका ट्रांजिशन। ठीक है, होल स्लाइड पे। और याद रखना इसके एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे फेड हो गया। क्वेश्चन आएगा ना कि फेड किसका एग्जाम्पल है, एनिमेशन का या ट्रांजिशन का, तो वो किसका एग्जाम्पल है, ट्रांजिशन का। फेड हो गया, ये याद रखना। पुश, स्प्लिट, ठीक है, मॉर्फ। मॉर्फ भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो ये वो विजुअल इफेक्ट होते हैं कि मतलब जैसे एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आएगी तो किस हिसाब का आपका इफेक्ट आएगा, कैसे एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड स्विच होगी। ठीक है, उस हिसाब से आपका ये होता है स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट होता है कि
जो इसकी लोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है, तो ये आपके रिबन के अंदर, रिबन टैब के अंदर एक टैब होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टैब। कहाँ पे, रिबन टैब के अंदर आपका एक ट्रांजिशन टैब होता है, वहाँ पे आपको स्लाइड ट्रांजिशन के जो एग्जाम्पल्स है वो भी मिल जाएंगे। तो ट्रांजिशन टैब के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एनिमेशन की। किसकी, एनिमेशन की बात कर लेते हैं। देखो, जो मैंने आपको बताया ना कि स्लाइड जो होती है वो पूरी की पूरी किस पे लगती है, ओ सॉरी, जो ट्रांजिशन होती है वो पूरी की पूरी किस पे लगती है, आपकी पूरी स्लाइड पे। लेकिन स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे जो इफेक्ट होता है उसे हम एनिमेशन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एनिमेशन की, एनिमेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं कहूं तो ट्रांजिशन क्या था आपका, स्लाइड लेवल इफेक्ट है, और एनिमेशन क्या है, ऑब्जेक्ट लेवल इफेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कि एनिमेशन के अंदर जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, कोई फोटो होगा, कोई टेक्स्ट होगा, उस पे जो इफेक्ट लगेगा उसे हम एनिमेशन कहते हैं। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट लेवल इफेक्ट है, ये भी पता होना चाहिए क्या है, ऑब्जेक्ट लेवल इफेक्ट है। तो ये वो विजुअल इफेक्ट्स हैं जो किसी स्लाइड के अंदर जो प्रेजेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, बॉक्स हो गया, इमेज हो गया, कोई शेप हो गया, उस पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कहाँ पे होते हैं, स्लाइड के विद इन स्लाइड, मतलब स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्लाइड ऑब्जेक्ट्स के अंदर, होल स्लाइड पे नहीं, जो स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं प्रेजेंट, उसके अंदर ये अप्लाई होता है क्या, हमारा एनिमेशन उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और ये इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, तो रिबन के अंदर ही क्या होता है, रिबन के अंदर आपका एनिमेशन टैब होता है। रिबन के अंदर ही आपका एनिमेशन टैब होता है, वहां पे आपको मिल जाएगा क्या, एनिमेशन के जो भी चीज़ें होगी वो आपको मिल जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन, हाँ इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसके इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हमने किसके पढ़े, ट्रांजिशन के, वैसे ही एनिमेशन के कुछ होते हैं टाइप्स, ही आपको याद रखने, जैसे एंट्रेंस, एंट्रेंस, एम्फसिस, एंट्रेंस, एम्फसिस, एग्जिट, और होता है मोशन पाथ। तो चार टाइप के आपके एनिमेशन होते हैं। ठीक है, मोशन पाथ, ये याद रख लेना। वो ऑप्शन डालेगा कि इनमें से कौन सा जो है वो एनिमेशन का टाइप नहीं है, एक ऑप्शन डाल देगा आपका किसका, ट्रांजिशन का। ये मॉर्फ याद रखना, मॉर्फ किसका है, तो वो किसका है, ट्रांजिशन का। और ये जो चार मैंने आपको बताई किसके टाइप हैं, एनिमेशन के टाइप्स हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज होती है एनिमेशन पेन क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है एनिमेशन पेन क्या होता है, ये सबने लिख लिया होगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेते हैं एनिमेशन पेन की। पावर पॉइंट की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं यहीं पे बता दूंगा। ठीक है, जो जो एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में आ सकती हैं। तो एनिमेशन पेन, पेन क्या है, सिंपल है। एनिमेशन पेन क्या है, पावर पॉइंट का एक टूल है जहां पे हम सारी की सारी स्लाइड्स के जो एनिमेशन होते हैं, सारी की सारी जितने भी टाइप के एनिमेशन होते हैं उन सबको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो एनिमेशंस को मैनेज करने का जो काम होता है वो किसका होता है, एनिमेशन पेन का। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये बन जाए कभी भी कि एनिमेशन पेन का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो जितने भी एनिमेशंस हैं उनको मैनेज करना। ठीक है, एनिमेशन का ऑर्डर चेंज करने के लिए क्या यूज होता है, तो एनिमेशन पेन यूज होता है। ठीक है, कोई कोई स्लाइड सॉर्टर इसका लगा लेता है, लेकिन एनिमेशन का ऑर्डर चेंज करने के लिए क्या यूज होता है, तो एनिमेशन पेन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब चलो अपने एमसीक्यू पे और देखो कि दोनों कैसे गलत हैं। पहला बोल रहा है कि स्लाइड ट्रांजिशन डिटरमाइन हाउ इंडिविजुअल एलिमेंट, इंडिविजुअल की बात कर दी इसने। तो मैंने क्या कहा था, विद इन स्लाइड्स की जब भी बात करेगा वो एनिमेशन होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड स्टेटमेंट, अगर मैं देखूं, एनिमेशन डिटरमाइन द विजुअल इफेक्ट दैट अकर्स व्हेन मूविंग फ्रॉम वन कंप्लीट स्लाइड टू द नेक्स्ट स्लाइड। पूरी पूरी की पूरी होल स्लाइड की बात कर रही है, तो ये किसका काम है, ट्रांजिशन का। इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक एक चीज जान ली। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें में बात कर लेते हैं पावर पॉइंट की। सबसे पहले तो ना शॉर्टकट कीज लिख लेना, जो जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ कवर कर लेते हैं। शॉर्टकट कीज ऑफ एम एस पावर पॉइंट। न्यू स्लाइड के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन नहीं, कंट्रोल प्लस एम होता है हमारा न्यू स्लाइड को डालने के लिए। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। और हाँ, स्लाइड शो अगर हमने क्या करना है, बिगनिंग से करना है। कहाँ से करना है, बिगनिंग से, मतलब पहली स्लाइड से करना है, तो उसका क्या होता है, F5। पहली स्लाइड से हम चाहते हैं कि अपना स्लाइड शो जो है वो करें, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं वो F5 होती है। और करंट स्लाइड मतलब जिस स्लाइड पे हम वर्क कर रहे हैं वहां से अगर जो स्लाइड शो शुरू करना है, तो उसके लिए क्या होता है, शिफ्ट प्लस F5। क्या होता है, शिफ्ट प्लस F5, वहां से हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
कंट्रोल एन आ जाए ना कभी, कंट्रोल एन, तो वो होता है नई प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए, न्यू प्रेजेंटेशन। ठीक है, न्यू प्रेजेंटेशन। लेकिन न्यू स्लाइड की अगर मैंने बात की, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए तो कंट्रोल एम। तो कंफ्यूज मत होना कंट्रोल एन और कंट्रोल एम से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और किसी मतलब स्लाइड पे किसी ऑब्जेक्ट को आपको डुप्लीकेट बनाना है तो उसके लिए कंट्रोल डी होता है, ये पता ही होगा। और F5 और शिफ्ट प्लस F5 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वैसे आएगा नहीं ये पेपर में कि अगर आ जाए ना कि पावर पॉइंट को डेवलपर कौन थे, तो याद रखना रॉबर्ट गैस्किन्स, पता होना चाहिए, रॉबर्ट गैस्किन्स और डेनिस ऑस्टिन ने बनाया है इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि फाइल एक्सटेंशंस जो है पावर पॉइंट की वो इंपॉर्टेंट है। 2003 तक क्या था, तो डॉट पीपीटी। 2007 रिबन, रिबन भी इंट्रोड्यूस होता है और फिर इसका जो एक्सटेंशन है वो भी चेंज होता है 2007, और उसके बाद से आ जाता है पीपी डॉट एक्स। और एक्स क्या है, तो एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। और कोई क्वेश्चन आ जाए कि टेम्पलेट का क्या एक्सटेंशन है इसका, तो पॉट एक्स, टेम्पलेट एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट। अगर मैक्रो इनेबल्ड प्रेजेंटेशन पूछ ले तो वो पीपीटीएम होता है। ठीक है, तो ये सारी ही आपको याद रखनी है। ये किसका है, आपको मैक्रो इनेबल्ड प्रेजेंटेशन जो एक्सटेंशन है, और पावर पॉइंट टेम्पलेट की क्या एक्सटेंशन है, तो पोर्टेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बता दी। हाँ, एक और चीज़ है कि मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है इसमें, तो 10% होता है। और मैक्सिमम कितना होता है, 400। कंफ्यूज मत होना, 500 से 500 किस में होता है, तो वर्ड में होता है। लेकिन एक्सेल और पावर पॉइंट में 400 ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और डिफॉल्ट व्यू कौन सा था, तो नॉर्मल व्यू जो होता है वो इसका डिफॉल्ट व्यू होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो व्यूज़ हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यूज़, स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन बता दिया। स्लाइड सॉर्टर व्यू के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो भी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी पावर पॉइंट की वो मैं बता ही चुका हूँ इस एमसीक्यू में। ऐसे ही करेंगे हर एक एमसीक्यू का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल हम करते क्यों है, तो स्लाइड्स को रीअरेंज करने के लिए। स्लाइड्स को रीअरेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। बेसिकली करते हैं क्या कि सपोज करो आपने 20 स्लाइड बनाई है, अब आप क्या करोगे ना, तो उसको छोटा करके, जैसे ही आप इस व्यू में आओगे तो सारी की सारी स्लाइड्स आपको छोटी छोटी ऐसे दिखेंगी। तो आप अपने हिसाब से अपने कस्टम कर सकते हो इसमें कि मतलब मेरे को थर्ड को पहले प्लेस पे लाना है, फर्स्ट को लास्ट में लाना है, तो अरेंजमेंट कर सकते हो अपने हिसाब से, कस्टम कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए जो बेस्ट व्यू होता है वो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। क्वेश्चन की कभी भी आ जाए कि स्लाइड्स को अगर मेरे को रीअरेंज करना है तो मेरे लिए कौन सा बेस्ट जो व्यू रहेगा, तो वो स्लाइड सॉर्टर व्यू रहेगा। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे थंबनेल्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं आपकी जो स्लाइड्स होंगी उसके, तो ये होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, और भी कुछ बात कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन ये भी आता है कि मतलब अगर आपको अपनी स्लाइड पे कुछ एडिटिंग करनी है तो उसके लिए कौन सा व्यू होता है, तो उसके लिए हमारा नॉर्मल व्यू होता है जो आपका डिफ़ॉल्ट व्यू रहता है। ठीक है, तो यार बुरा मत मानना, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप 2x पे देख सकते हो यार, लेकिन जिसको नहीं आता तो वो उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि अगर आपको एडिटिंग करनी है अपनी स्लाइड पे, तो वो उसके लिए व्यू कौन सा बेस्ट रहेगा, तो वो नॉर्मल व्यू रहता है। ठीक है, नॉर्मल व्यू, और यही आपका डिफ़ॉल्ट भी रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो आपकी नॉर्मल व्यू होती है, इसके बेसिकली ना तीन क्या होते हैं, तीन डिविजन्स होते हैं, तीन हिस्से होते हैं। तो एक एक करके बात कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहला होता है स्लाइड पेन। ठीक है, सुन रखा होगा आपको आपने, लेकिन पता नहीं होगा क्या होता है ये। देखो, स्लाइड पेन, और स्लाइड पेन ही वो डिवीजन होती है जहाँ पे क्या होती है, आप मेन एडिटिंग करते हो अपनी स्लाइड की। ठीक है, क्या करते हैं, मेन एडिटिंग। तो क्वेश्चन आता है कि मेन एडिटिंग कहाँ पे होती है, तो स्लाइड पेन में होती है, नॉर्मल व्यू में। ठीक है, दूसरा होता है थंबनेल पेन। और थंबनेल पेन पे क्या होता है, जिसमें सभी स्लाइड जो होती हैं वो छोटी छोटी हमें दिखती हैं। ठीक है, तो दूसरा होता है थंबनेल पेन। ठीक है, ये हो गया दूसरा। और तीसरा होता है नोट्स पेन, बॉटम में होता है, ये याद रखना। क्वेश्चन आता है नोट्स पेन कहाँ पे होता है, तो बॉटम में, याद रखना, बॉटम में होता है आपके। ठीक है, और इसमें इसका क्या काम होता है, तो जिसमें आप उस स्लाइड की मतलब हम चाहे तो अपने हिसाब से कुछ उसमें नोट्स ऐड कर सकते हैं, नोट्स के लिए होता है ये हमारा नोट्स पेन। ठीक है, तो क्या होता है, स्लाइड पेन, थंबनेल पेन और नोट्स पेन। और ये किसके अंदर आते हैं, तो किसकी डिविजन है, नॉर्मल व्यू की हमारी ये तीन
हिस्से होते हैं, 3 मेजर हिस्से होते हैं, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर के बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट जो व्यू होता है वो होता है नोट्स पेज व्यू, ठीक है। इसी में कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो आप ही को सिर्फ दिखेंगी, लेकिन सिर्फ प्रेजेंटर को दिखती है, लेकिन जो देख रहा होता है असल में उसको वो चीज़ नहीं दिखती। तो वो किसके अंदर आता है? तो वो नोट्स पेज व्यू के अंदर ही आता है। मैं समझाता हूँ, देखो नोट्स पेज व्यू। अब ये जो होता है ना व्यू, इस व्यू में टॉप में आपको क्या दिखेगी? जो आपकी जो मेन स्लाइड होती है उसका कंटेंट दिखेगा। लेकिन नीचे में ही क्या होता है, बॉटम में क्या होता है, यहाँ पे होता है आपके स्पीकर नोट्स। स्पीकर नोट्स हम इस्तेमाल करते हैं जैसे आप कोई चीज़ प्रेजेंटेशन देते वक्त भूल ना जाओ, तो वो जो चीज़ हम यहाँ पे मेमोरी के लिए, अपनी याददाश्त के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ होती है वो प्रेजेंटेशन में नहीं दिखती है, जो ऑडियंस होती है उसको नहीं दिखती है, सिर्फ जो प्रेजेंटर जो प्रेजेंट कर रहा होता है उस पीपीटी को, उसी को दिखाई देती हैं। और उसने भी अगर कुछ उसने प्रेजेंटेशन के टाइम कुछ भूल ना जाए कुछ, तो अपने लिए वो क्विक नोट्स बना लेता है। तो वो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो चीज़, ये जो चीज़ें होती है वो कहाँ पे होती हैं, तो नोट्स पेज व्यू में आती हैं, याद रखना हमेशा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट स्लाइड शो व्यू तो आपको पता होगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट होता है मास्टर व्यू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्लाइड शो तो आपको पता ही होगा यार, ठीक है। मास्टर व्यू, इसी में आपका स्लाइड मास्टर होता है। अगर मेरे को अपनी पीपीटी की, मतलब जो भी मेरी प्रेजेंटेशन है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे उसका ओवरऑल क्या करनी है, ओवरऑल जो उसकी फॉर्मेटिंग उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए जो व्यू होता है वो होता है मास्टर व्यू। और इसी के अंदर हमारा आता है स्लाइड मास्टर, ठीक है, स्लाइड मास्टर। अब स्लाइड मास्टर क्या होता है? देखो इसका काम भी ना थोड़ा मोड़ा फॉर्मेट पेंटर की तरह ही होता है। जैसे सपोज करो ये आपकी एक स्लाइड है, यहाँ पे आपकी कंपनी का लोगो है, ठीक है, और आपने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ। अब आप चाहते हो कि ये जो लोगो है ना, ये बाकी भी जो स्लाइड है उस पे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए। तो उसके लिए जो इस चीज़ इस्तेमाल होती है वो होती है स्लाइड मास्टर, ठीक है। अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो लोगो है या कुछ भी कोई चीज़ आप चाहते हैं कि वो सारी की सारी स्लाइड्स पे क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली आ जाए, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा स्लाइड मास्टर, ठीक है। ये चीज़ है, याद रखना। और इस्तेमाल क्या होता है? तो ग्लोबल चेंजेस करने के लिए। जैसे सपोज करो कि एक बार फ़ॉन्ट चेंज किया, तो वो जो एक बार किया होगा वो सारी की सारी स्लाइड्स पे एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। चाहे 10 स्लाइड्स हों या 20 स्लाइड्स हों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दो चीज़ें सुनने में एक जैसी लगती हैं, स्लाइड सॉर्टर और स्लाइड मास्टर, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। स्लाइड सॉर्टर क्या होता है? स्लाइड्स को रीअरेंजमेंट के लिए होता है। लेकिन स्लाइड मास्टर क्या होता है? हम चाहते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है, लोगो है, फ़ॉन्ट है, वो सारा का सारा एक जैसा लगे हर स्लाइड पे, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? स्लाइड मास्टर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको क्या की, पावर पॉइंट की बता दी, ठीक है। आई होप आपने चीज़ें लिखी भी होंगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पावर पॉइंट का। तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक एमसीक्यू से आपको क्लियर करवा दी। अब चलते हैं सेकंड एमसीक्यू पे। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज ऑटोमेटिकली इनेबल्ड व्हेन डेटा इज कन्वर्टेड इनटू अ टेबल इन एमएस एक्सेल। अब ये आ गया एमएस एक्सेल का एमसीक्यू। पहले क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, आंसर देंगे, फिर इसके बारे में भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब बी इसका आंसर क्यों होगा अभी बताता हूँ। देखो सबसे बेसिक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप एक्सेल के अंदर जो हमारी डेटा की रेंज होती है, उसको अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल प्लस टी दबाता हूँ, आपको पता होना चाहिए कंट्रोल प्लस टी दबाने से क्या बन जाता है टेबल, एक्सेल में, ये चीज़ याद रखना। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि अगर आपको टेबल बनाना है तो आप उस रेंज को सिलेक्ट करो, फिर कंट्रोल प्लस टी दबाओ, तो आपका टेबल बन जाता है। अब जैसे ही आप टेबल बना लेते हो ना, तो एक्सेल क्या करता है, कुछ ऑटोमेटिक चीज़ें उसमें ऐड करता है। वो चीज़ें, उन्हीं चीज़ों को क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन एरोज। अब ये ड्रॉप डाउन एरोज ऐसे छोटे ट्रायंगल तरह के आइकन होते हैं। लगाता है कहाँ पे? तो हेडर रो पर लगाता है। हेडर रो क्या होती है? जो पहली लाइन होती है, सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है, वहां पे हेडर रो पे क्या लगा देगा, लेगा ऐसे छोटे छोटे ट्रायंगल्स लगा देता है। अब इस छोटे छोटे ट्रायंगल्स लगाने का फायदा क्या होता है? तो हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब या तो अल्फाबेटिकली ए से जेड या जेड से ए, या तो साइज के हिसाब से क्या कर सकते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो दो काम हम कर सकते हैं। सबसे पहला, डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं ए से जेड या जेड से ए, अल्फाबेटिकली या साइज के हिसाब से,
ठीक है। दूसरा, डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, स्पेसिफिक वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम उसको कर सकते हैं सिलेक्ट करके। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप टेबल बनाते हो, ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ उसमें क्या करती है, हेडर रो पे क्या होता है, ट्रायंगल लगता है, ठीक है, छोटा सा आइकन लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, फ़िल्टर ड्रॉप डाउन एरोज़ वो एक्सेल जो है वो वहाँ पे लगा देता है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस टी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि डेटा की रेंज को सिलेक्ट करके अगर हमें टेबल बनाना है तो कंट्रोल प्लस टी हम कर सकते हैं, ठीक है। उस पूरा डेटा को क्या करता है, वो टेबल के फॉर्मेट में बना देता है। और फिर एक्सेल ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या करता है, फ़िल्टर ड्रॉप डाउन एरोज़ लगा देता है, ठीक है। डेटा को सॉर्ट करने के लिए या डेटा को फ़िल्टर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, तो ये हमेशा याद रखना। और कंट्रोल प्लस टी जो शॉर्टकट की है उसको भी याद करना। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि फ्रीज पेन्स क्या होता है। देखो, इसको बिल्कुल एक एग्जांपल से समझते हैं, रटना नहीं है चीज़ों को, ठीक है। फ्रीज पेन्स क्या होता है, फ्रीज पेन का ये मतलब होता है कि किसी शीट की किसी रो को या कॉलम को हम क्या कर लेते हैं, परमानेंटली फ्रीज कर देते हैं, फिक्स कर लेते हैं, ताकि स्क्रॉलिंग में हमें दिक्कत नहीं आए। सपोज करो ये शीट है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऐसे है, सपोज करो ये वाली रो को क्या कर लिया मैंने, फ्रीज कर दिया। अब जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये मेरे सामने ही विजिबल रहेगा, ये नहीं ऊपर नीचे होगा, ठीक है, ये मेरे आंखों के सामने रहेगा। तो इसी चीज़ को करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्रीज पेन्स का इस्तेमाल करते हैं। शीट के कुछ रो या कॉलम को अगर हम फ्रीज कर देते हैं, तब भी अगर हम स्क्रॉल करें तो वो चीज़ें हमारे हमेशा विजिबल रहें, आंखों के सामने रहे। तो उसके लिए जो कंसेप्ट यूज होता है उसे हम बोलते हैं फ्रीज पेन्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि ये फ्रीज पेन्स का ऑप्शन कौन से टैब में होता है, तो याद रखना व्यू टैब के अंदर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, व्यू टैब के अंदर होता है फ्रीज पेन्स का ऑप्शन। चाहे अगर हमें किसी रो को करना है, किसी कॉलम को करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्रीज पेन्स। और लोकेशन कहाँ पे होती है, व्यू टैब के अंदर हमें मिल जाता है ये, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। कुछ शॉर्टकट कीज कर लेते हैं, ठीक है, एक्सेल की, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट कीज पे सवाल आते हैं। बेसिक जो है F2, कोई भी सेल को सिलेक्ट करके उसको एडिट करने के लिए, सिलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं F2, ठीक है। शिफ्ट प्लस F3 एक इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला विंडो को ओपन करने के लिए, फॉर्मूला विंडो कह लो या फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी होती है, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। और पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी होती है, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। करंट डेट के लिए क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, ऐसे कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन किसके लिए होती है, अगर डेट को इंसर्ट करने के लिए। और कॉलन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, शिफ्ट प्लस कॉलन, कॉलन ये होता है, ठीक है, दो डॉट्स। तो ये किसके लिए होती है, टाइम को, ठीक है, ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आ गया है कि कॉलम को हाइड करने के लिए क्या कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो कंट्रोल प्लस जीरो, ठीक है, कॉलम को हाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 9, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऑटो सम के लिए पूछ लेना, तो ऑटो सम के लिए होती है ऑल्ट प्लस इक्वल टू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी, शॉर्टकट कीज रिलेटेड टू MS एक्सेल। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC, बताओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बिनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, बी। और ये है क्या, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। हमारे कंप्यूटर जो होता है, हमारी कौन सी लैंग्वेज समझता है, बिनरी 01 वाली, वो आपकी ABC या कोई भी जो भी आप टाइप करते हो उसको थोड़ी ना समझता है। तो इसी को इसमें कन्वर्ट करने की जो स्कीम होती है, इसी को हम बोलते हैं एब्डिक। और फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, एक्सटेंडेड बिनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। कितने बिट का करेक्टर होता है, याद रखना 8 बिट का, ये आपको पता होना चाहिए, 8 बिट का, ठीक है। और डेवलप किसने किया है इसको, तो IBM ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन फुल फॉर्म आपकी IBM की। तो 1963 के अराउंड इसको
डेवलप किया था IBM ने, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आ गया आपके मेमोरी मैनेजमेंट से। असर्शन और रीजन बेस्ड MCQ जो है वो GKSS भी पूछ रहा है, तो उस पर ज़्यादा कमांड रखना, स्टेटमेंट बेस्ड पे भी, असर्शन रीजन पे, और मैच द फॉलोइंग टाइप पे, ठीक है। इन MCQs पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। और कोशिश करना कि कोई भी टाइप का MCQ आप छोड़ो नहीं। अब रैम की टाइप मैंने काफ़ी पढ़ाई हुई है, ठीक है, बहुत सारे सेशंस में, लेकिन कुछ अपग्रेड करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर्स में कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको नोटबुक में भी लिख लेना। सबसे पहले अगर मैं स्टैटिक रैम की बात करूँ तो फुल फॉर्म आपको पता है क्या होती है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। पहले स्टैटिक की बात कर लेते हैं। स्टैटिक रैम बना किसका होता है? तो एक फ्लिप फ्लॉप का बना होता है। आप कुछ बोलेंगे कि सर ट्रांजिस्टर का बना होता है। 6 ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन को ही हमें एक फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, ठीक है। 6 ट्रांजिस्टर्स का एक फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। और इसमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब तक पावर सप्लाई आती है डेटा स्टेबल रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्पीड से, तो याद रखना स्पीड जो होती है ना वो किसकी होती है? स्टैटिक रैम की ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। और इसका जो होता है साइज़ जो होता है, याद रखना साइज़ लो होती है। डेटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो डी रैम से कम होती है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है किससे? डी रैम से। ये याद आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये कहाँ पे स्पीड इसकी ज़्यादा है डी रैम से, इसलिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं CPU की जो कैच होती है, जो L1 L2 L3 कैच होती है ना, वो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं किसका? स्टैटिक रैम का, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, तो एस रैम की होती है, लेकिन स्टोरेज की अगर बात करें तो डी रैम की ज़्यादा होती है। अभी डायनेमिक रैम के भी बारे में भी बता देता हूँ, डी रैम के बारे में, ठीक है। ये किससे बना होता है? कैपेसिटर पर प्लस ट्रांजिस्टर के। इसमें कैपेसिटर पर ट्रांजिस्टर में ही डेटा स्टोर होता है, मेनली कैपेसिटर से बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कैपेसिटर क्या करता है कि चार्ज लीक करते रहता है, इसलिए बार बार इसको क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। अगर महंगा की बात करूँ, महंगा कौन सा है? तो स्टैटिक रैम महंगी होती है, ठीक है। डी रैम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? तो जो हमारी मेन रैम होती है ना फ़ोन की या कंप्यूटर की, वहाँ पे हमारा डी रैम इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि इसका स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एस रैम से। इसलिए स्पीड के मामले में जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे इस्तेमाल क्या होती है? हमारी एस रैम, जैसे कैच। लेकिन अगर स्टोरेज की बात करूँ तो डी रैम इस्तेमाल होती है, जैसे हमारा जो मेन रैम होती है वहाँ पे, ठीक है। हाई डेंसिटी होती है, मतलब डी रैम जो होता है वो ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, इसीलिए मेन मेमोरी जो रैम होती है वहाँ पे हमारा वो जो चीज़ होती है वो डी रैम से बनी होती है। आई होप चीज़ आपको अब समझ आ गई होगी, ठीक है। पूरा कंपैरिजन भी मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन पे चलो। एस रैम इज यूज्ड इन कैच मेमोरी, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका रीजन बताया इसने, एस रैम हैज लोअर एक्सेस टाइम कंपेयर टू डी रैम। लोअर एक्सेस टाइम का क्या मतलब हुआ? कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट, मतलब कह रहा है कि फास्ट ज़्यादा एस रैम इन कंपैरिजन टू डी रैम, तो सही है बिल्कुल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ का ए आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल? फायरवॉल का कोर फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है? ये चार आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, बताओ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा सी, क्योंकि इनक्रिप्टिंग का काम जो होता है वो आपके VPN का होता है, फायरवॉल का नहीं, ठीक है। VPN का होता है। डेटा इनक्रिप्ट नहीं करता फायरवॉल, ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। फायरवॉल का फंक्शन, इसका जो मेन काम है, जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल्स आ रहे हैं, सेंड हो रहे हैं या रिसीव हो रहे हैं, तो उसको चेक करता है। अगर उसमें से कोई हार्मफुल है हमारे कंप्यूटर के लिए तो उसको एलिमिनेट कर देता है, उसको निकाल देता है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उसको अलो कर देता है। किसके अंदर? ट्रैफिक के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं? जो डेटा, डेटा को हम ट्रैफिक भी बोलते हैं नेटवर्क के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो चीज़ हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफेयर है नेटवर्क के अंदर, उसको क्या करता है? ये निकाल देता है, ठीक है। उसको एंटर नहीं करने देता हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये काम किसका होता है? फायरवॉल का, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एन्क्रिप्शन की, तो वो काम होता है हमारे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, फायरवॉल का काम नहीं होता, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए।
और फायरवॉल डिफरेंस कैसा है एंटीवायरस से? तो डिफरेंस उसका इस हिसाब से है कि एंटीवायरस का क्या काम होता है, कंप्यूटर के अंदर जो मालवेयर है, चाहे वो वायरस है वॉर्म है, उसको निकालता है। लेकिन इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल से एंटीवायरस का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। वो जो लेना देना है वो किसका है, फायरवॉल का। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं ऑप्शन पे, मॉनिटरिंग एंड फिल्टरिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्लॉकिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए नेटवर्क, ये भी सही हो जाएगा। इनक्रिप्टिंग, ये काम वीपीएन का बताया। इन्फोर्सिंग सिक्योरिटी लेयर्स बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड पॉलिसीज, तो ये भी फंक्शन हो जाता है किसका, फायरवॉल का, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन, नेटवर्किंग डिवाइसेस मैच करवाना है। अब ये क्वेश्चन अब पेपर में आ सकता है, अगर उसको थोड़ा सा कंप्यूटर को थोड़ा सा एक दो एमसीक्यू थोड़े टफ बनाने होंगे तो ऐसे एमसीक्यू आपको दिख सकते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस से। ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज में ये बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग का थोड़ा सा ये नेटवर्किंग डिवाइसेस पार्ट होता है। बेसिक डेफिनेशन पूछ सकता है, तो कोशिश करना कि जो ये इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनके बारे में पढ़ के चले जाओ, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे से ये करवा चुका हूं मैं। अब सबसे पहले अगर मैं रूटर की बात करूं तो मैंने आपको रूटर का बताया था, ये क्या करता है, डेटा पैकेट्स जो होते हैं उनको डिफरेंट नेटवर्क्स पे भेजता है, ठीक है। मेन काम क्या है, जो ट्रैफिक जो डेटा होता है उसको अलग अलग नेटवर्क्स, जैसे आपका लैन हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, जिसे हम वैन भी कहते हैं इंटरनेट को, तो वहां पे क्या करता है, डेटा को भेजता है। तो रूटर का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सी होना चाहिए, फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। मॉडम, मॉडुलेटर, डीमोलेटर, ये तो सबको ही पता होगा, मॉडुलेट्स एंड डीमोडुलेट सिग्नल्स टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। स्विच की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बार बताया था कि ये इसका क्या काम होता है, मल्टीपल डिवाइसेस को एक सिंगल लैन से क्या करता है, ये कनेक्ट करता है स्विच का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस विद इन ए सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क लैन। फायरवॉल अभी अभी इसके बारे में आपको मैंने बताया, तो फोर्थ का बी हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाए कि इंटेलिजेंट डिवाइस कौन सा है, तो स्विच। डम डिवाइस कौन सा है, तो हब। हब क्यों, क्योंकि हब क्या करता है, मल्टीकास्टिंग करता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्चुअल मेमोरी इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, पहले तीनों को अच्छे से पढ़ लो, फिर आंसर बताते हैं क्या होता है। अब आई होप आपको वर्चुअल मेमोरी का सबसे पहले कंसेप्ट पता हो, जिसको नहीं कंसेप्ट पता मैं बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि जब भी आप कंप्यूटर में सपोज करो आपकी 4 GB रैम है या 8 GB रैम है और आप उसमें 20 GB की कोई गेम खेल रहे हो या हैवी वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो जैसे ही आपकी रैम फुल होती है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कहता है कि हार्ड डिस्क से आता है, यार तू एक काम कर, थोड़ी सी मेरे को मेमोरी दे दे, मैं मुझे क्या करना है, इस जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस का क्या मतलब होगा, जो बैकग्राउंड में आपका ऐप चल रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग ऐप है या कोई गेमिंग कर रहे हो आप, तो उस हिसाब से, ठीक है। तो थोड़ा सा हिस्सा ये मांग लेता है इसका हार्ड डिस्क का, उसी को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। अब होता क्या है ना कि यही जो वर्चुअल मेमोरी होती है ये इल्यूजन में डालती है आपके एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को। मैंने क्या बताया, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस क्या है, जो बैकग्राउंड में आपका एप्लीकेशन है वो चल रहा है, ठीक है। अब उसको नहीं पता चलता कि जो हिस्सा लिया गया है वो किससे लिया गया है, हार्ड डिस्क से। उसे जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है उसे यही लगता है कि नहीं यार, मेरे पास एक मैसिव कॉन्टिजियस ब्लॉक है मेन मेमोरी मतलब रैम का। तो वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, इल्यूजन में रखती है एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को, उसे नहीं पता चलता कि डेटा जो है वो एक्चुअल में मेमोरी फ्रेगमेंटेशन की गई है। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा हिस्सा लिया गया है हार्ड डिस्क का, ठीक है। जो मेमोरी है वो फ्रेगमेंट्स में है, मतलब ब्लॉक्स में है, ठीक है। तो भ्रम में डालती है क्या, वर्चुअल मेमोरी किसको डालती है, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस क्या हुआ, जो बैकग्राउंड में आपका ऐप चल रहा है, तो उसे नहीं पता चलता, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। पहले लिखा हुआ, थ्रैशिंग इज अ डिटरमेंटल कंडीशन वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेंड्स सिग्निफिकेंटली मोर टाइम स्वैपिंग pages between RAM and secondary storage than executing actual process, resulting in a severe drop in a CPU utilization, ठीक है। अब इसके बारे में हम समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। अब इसमें थ्रैशिंग का मतलब ये होता है कि जब आप कंप्यूटर की मेमोरी आपकी रैम फुल हो जाती है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ना, बार बार पूरा टाइम क्या करता है, डेटा को स्वैप करता है, कभी हार्ड डिस्क से रैम में करेगा, कभी रैम से हार्ड डिस्क में करेगा, और इसी प्रोसेस को पेजिंग कहते हैं। पेजिंग क्या है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा स्वैप करता है बिटवीन रैम
एंड हार्ड डिस्क, इसी को हम बोलते हैं पेजिंग। तो इसी में जब हमारा पूरा टाइम निकल जाता है ना, तो एक्चुअल में क्या होता है, फिर जाके आपकी थ्रैशिंग होती है। थ्रैशिंग का सिंपल मतलब होता है हमारा कंप्यूटर जो होता है वो लैग करना शुरू हो जाता है, सिस्टम स्लो हो जाता है, इसी को थ्रैशिंग बोलते हैं। थ्रैशिंग किसकी वजह से होती है, तो पेजिंग की वजह से। क्वेश्चन आता है कि पेजिंग की वजह से थ्रैशिंग होती है, नहीं, थ्रैशिंग किसकी वजह से होती है, पेजिंग की वजह से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले पेजिंग होती है, फिर जाके थ्रैशिंग होती है। पेजिंग क्या हो गया, जो डेटा स्वैप होता है बिटवीन किसके बीच में होता है, हार्ड डिस्क और रैम के बीच में, फिर उसकी वजह से थ्रैशिंग होती है। थ्रैशिंग का सिंपल मतलब हो गया सीपीयू आपका स्लो हो जाता है, मतलब कंप्यूटर आपका लैग करता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट भी स्टेटमेंट सही होगी, थर्ड भी स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं पेज फॉल्ट की। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए पेज फॉल्ट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एरर, गलत। पेज फॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एरर नहीं होता, ये भी एक प्रोसेस होता क्या मैं बताता हूँ, देखो। अब सीपीयू क्या करता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू ये चेक करता है कि कुछ डेटा जो है वो रैम में पड़ा हुआ है। एक्चुअल में वो रैम में नहीं होता, वो किसके अंदर छुपा हुआ होता है, हार्ड डिस्क के अंदर। तो वही क्या करता है, डेटा हार्ड डिस्क से निकाल के कहाँ पे डालता है, रैम के अंदर। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पेज फॉल्ट। तो ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम एरर नहीं होता। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल एमसीक्यू था। ठीक है, आजकल जीकेएसएस भी पूछ रहा, तो मैंने इसलिए ये वाला एमसीक्यू इसमें डाला है। ठीक है, तो क्या इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइसेस। पहला बोल रहा है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ओएमआर टेक्नोलॉजी इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू रीड एंड प्रोसेस मैग्नेटिकली चार्ज्ड कैरेक्टर सच एज दोज फाउंड एट द बॉटम ऑफ बैंक चेक्स। ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसका काम होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का, एमआईसीआर का। ठीक है, ओएमआर का ये काम नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर टेक्नोलॉजी स्कैन्स प्रिंटेड और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू मशीन एनकोडेड एडिटेबल टेक्स्ट फॉर्मेट्स। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसका मेन काम ही ये है कि वो किसी फिजिकल पेपर, चाहे वो प्रिंटेबल है या हैंड रिटन है, उसको स्कैन करके फिर कंप्यूटर में एडिटेबल फॉर्मेट में बनाता है, ताकि हम एमएस वर्ड फाइल में जाके उसमें कुछ भी अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकें। तो सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, ओसीआर का यही काम होता है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ओएमआर अच्छे से पढ़ लेना, एमआईसीआर पढ़ लेना, और ओसीआर के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं अच्छे से कर लेना सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास एक्सेल की शॉर्टकट कीज हैं, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। ठीक है, सबसे पहले F2 जिसके बारे में अभी मैंने बताया, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका होता है एडिट द एक्टिव सेल। ठीक है, फोर्थ का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल प्लस F1 किसके लिए होता है, रिबन को एक्सपैंड करना है या कलैप्स करना है, शो या हाइड करना है, तो फर्स्ट का सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, शिफ्ट प्लस F10 किसके लिए होता है, ठीक है, कंटेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, डिस्प्ले द कंटेक्स्ट, राइट क्लिक मेन्यू फॉर ए सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, और कंट्रोल प्लस 1 किसके लिए होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। ठीक है, थर्ड का बी आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया इसका, बी। ठीक है, 20 का सही आंसर हो गया। तो ये शॉर्टकट कीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 10th पे चलते हैं। क्वाट्रो प्रो इज ए टाइप ऑफ विच सॉफ्टवेयर। अब जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, सभी की एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ठीक है, प्रोप्राइटरी कौन से हैं, प्रोप्राइटरी मतलब क्लोज सोर्स। तो ये सारे एग्जांपल्स अच्छे से कर लेना। तो क्वाट्रो प्रो क्या है, आपका स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर है, जस्ट लाइक आपके एमएस एक्सेल। ठीक है, पता होना चाहिए कौन सा है, स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर है। अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपको पता ही होना चाहिए कौन से होते हैं, जैसे एमएस वर्ड हो गया। ठीक है, लिखवा देता हूँ, गूगल डॉक्स हो गया, कोरल, याद रखना, एप्पल पेजेस, ये सब किस में आते हैं आपके, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के। अब डीबीएमएस के भी याद रखना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जस्ट लाइक आपका एमएस एक्सेस है, तो इसमें आ जाता है सबसे, एमएस एक्सेस तो पता ही है, ओरेकल, माई एसक्यूएल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, और एक होता है एसक्यूएल सर्वर। तो ये सारे किसके आ गए, आपके डीबीएमएस के। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले पावर पॉइंट आ जाता है। ठीक है, स्लाइड्स, गूगल स्लाइड्स। ठीक है, और एप्पल की नोट, याद रखना एप्पल की नोट भी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। ठीक है, लेकिन आपने इसके अलावा भी पढ़नी है। ठीक है, वो भी आ सकते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएचसीपी प्रोटोकॉल। अब जितने भी प्रोटोकॉल हैं, स्पेसिफिकली ईमेल प्रोटोकॉल अच्छे से कर लेना, और इंटरनेट प्रोटोकॉल।
ठीक है, ईमेल में 3 ही प्रोटोकॉल हैं, पॉप, एसएमटीपी और आईमैप। और इंटरनेट प्रोटोकॉल में भी एचटीटीपीएस, एफटीपी सारा वगैरह कर लेना अच्छे से। तो 11th का बताओ क्या आंसर होगा, क्या फंक्शन होता है डीएचसीपी का, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एक सेकंड यार, इसके बारे में तो बताया नहीं, कुछ स्प्रेडशीट के बारे में एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेल हो गया, गूगल शीट्स, गूगल शीट, लोटस, लोटस किसका क्वेश्चन पूछ ले तो आईबीएम का है, ठीक है। और एक होता है वीसी कैल्क, और और ये वीसी कैल्क किसका होता है तो याद रखना, लिब्रे ऑफिस का होता है ये। और एक होता है एप्पल नंबर्स, एप्पल का, एप्पल नंबर्स। तो ये सारे क्या हैं, आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अब ये हो गया, अब हम चलते हैं अपने डीएचसीपी पे, ठीक है। तो डीएचसीपी के बारे में मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि जब भी आप, ये आपको क्या करता है, सबसे पहले आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। जैसे आप कहीं पे जाके वाईफाई इस्तेमाल करते हो, तो जब आपको जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम होता है वो डीएचसीपी करता है। वो आपको एक यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, टेम्परेरी पीरियड के लिए, जब तक आप उस वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 11th का ए आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। और इनक्रिप्ट करने का काम किसका होता है, ये तो सिक्योर्ड शेल लेयर का काम होता है, एसएसएल या टीएसएल टीएलएस प्रोटोकॉल्स का काम होता है, ठीक है। फ़िल्टर करने के लिए अगर मैं बात करूँ, मैनेज फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, सॉरी फ़िल्टर बोल दिया, तो ये जो आपको पता है एफटीपी करता है, ठीक है। और ये किसका काम होता है, डोमेन नेम्स, मैंने कहा था जैसे google.com है, इसको अगर आईपी एड्रेस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो कौन करेगा, वो डीएनएस करेगा। तो यही कन्फ्यूजन होता है डीएनएस और डीएचसीपी के बीच में, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो प्रॉपरली क्या हो क्या रहा है डीएचसीपी में, जो डिवाइस है उसको मिल रहा है आईपी एड्रेस, लेकिन इसमें आपको वेबसाइट पे, जो आपकी वेबसाइट है, जो भी डोमेन नेम है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 12th पे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द POP3 एंड IMAP प्रोटोकॉल। बहुत बार ये मैं करवा चुका हूँ और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम परस्पेक्टिव अगर मैं बात करूँ तो बताओ, POP3 डाउनलोड्स ईमेल टू द लोकल डिवाइस एंड यूजली डिलीट्स देम फ्रॉम द सर्वर। बिल्कुल सही हो जाएगा। IMAP allows email to remain on the server and can be accessed from multiple devices। बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने कहा था ये डिलीट नहीं करता, ये सर्वर पे ही रहता है, ताकि हम मल्टीपल डिवाइसेस से, वो सर्वर पे ही रहता है इसलिए मल्टीपल डिवाइसेस से किसी भी डिवाइस पे लॉगिन करके उस ईमेल को चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वर पे ही रहता है। लेकिन POP3 क्या करता है, जब डाउनलोड कर देगा तो वो जो ईमेल है वो सर्वर से डिलीट हो जाता है। लिखा हुआ POP3 सपोर्ट्स रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। ये काम किसका होता है, IMAP का, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 एंड 2। चलते हैं 13 पे। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, पहले इसका आंसर दो, फिर इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। हमें पता है कि पहले क्या थी, सॉरी, फर्स्ट जनरेशन में हमारी मशीन लैंग्वेज आई थी, ठीक है। ट्रांसलेटर की कोई ज़रूरत थी, डायरेक्टली समझ लेता था कंप्यूटर किसको, मशीन लैंग्वेज को। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड की बात करूं, असेंबली लैंग्वेज, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सेकंड जनरेशन में ही हमारी असेंबली लैंग्वेज आती है, ठीक है। इसमें कोड्स इस्तेमाल होते हैं, न्यूमेरिक्स, और इसी में हमारा जो ऐड करना, घटाना, सब्ट्रैक्शन वगैरह इसी जनरेशन में आया था असेंबली लैंग्वेज की वजह से, ठीक है। थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड है हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये भी करेक्ट है, क्योंकि थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में आपकी, अगर मैं बात करूँ, सी आ जाता है, C++, जावा, ये सब आ जाता है, ठीक है। फोर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज, एग्जाम्पल प्रोलॉग। ये फिफ्थ जनरेशन में आई थी, फोर्थ जनरेशन में नहीं आई थी, ठीक है। तो फोर्थ गलत हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोलॉग हो गया, LISP हो गया, ये सब किस में आई थी, तो फिफ्थ जनरेशन ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि कोबोल और फोर्ट्रॉन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ। फोर्ट्रॉन का पहले याद रखना, फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांजिशन, ठीक है। 1957 में ये बनाई जाती है, IBM बनाता है इसको, और ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 3GL, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं कोबोल की, फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, ये 1959 में बनती है, ठीक है, ये पता होना चाहिए।
और क्वेश्चन आ जाना कि वर्ल्ड की सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी जिसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स थे, जिसे नॉन प्रोग्रामर्स जो थे वो भी इजीली समझ सकें, तो वो यही थी कोबोल। इसलिए इसका नाम जो पढ़ा गया वो क्या पढ़ा गया, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और ये भी कौन सी लैंग्वेज है आपकी, ये भी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, 3GL हो गया ये। 14 पे चलते हैं। राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग इज प्राइमरली यूज्ड, आपको पता होना चाहिए राउंड रॉबिन जो है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्केड्यूलिंग प्रोसेस है। तो बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो राउंड रॉबिन आपका कहाँ पे इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब समझ लेते हैं कि राउंड रॉबिन होता क्या। बेसिक चीज़ें मैंने आपको जो पहले बताया कि ये सीपीयू का एक स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है या प्रोसेस है, जो मोस्टली कहाँ पे इस्तेमाल होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब ये होता क्या है, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। सपोज करो कि आपके कंप्यूटर में 3 प्रोसेस चल रहे हैं, ए बी सी। अब रॉबिन जो राउंड रॉबिन है उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि सीपीयू क्या करेगा ना, सीपीयू कहेगा कि मैं सभी को इन तीनों प्रोसेस को इक्वल टाइम दूंगा। अगर मैं इसको 2 मिनट दे रहा हूँ तो इसको भी 2 मिनट देने पड़ेंगे और इसको भी 2 मिनट देने पड़ेंगे, बारी बारी। ठीक है, टाइम को शेयर करना है। अब होगा क्या कि सपोज करो ये जो है वो 5 मिनट में आपका काम कंप्लीट होगा, ये होगा 4 मिनट में, और ये होगा सपोज कर लो 3 मिनट में। ठीक है, तो पहले सीपीयू इसको 2 मिनट देगा, तो इसका बचे कितने, 3 मिनट में। अभी 3 मिनट रहते हैं इसके काम पूरा होने को। इसका 2 मिनट, फिर इसकी बारी आएगी, इसको 2 मिनट देंगे तो बचेंगे कितने, इसके 2 मिनट अभी भी इसके बचते हैं इसका काम पूरा होने को। और इसको 2 मिनट दे देगा, और इसका कितना बच गया, 1 मिनट अभी भी इसको रहता है। फिर से ये साइकिल चलेगी, फिर इसका 2 मिनट जब काम हो जाएगा तो इसका कितना बचेगा, एक। तो ऐसे ही सो ऑन ये चलते रहेगा जब तक इनका कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो होता क्या है कि राउंड रॉबिन में टाइम को क्या किया जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब हर एक प्रोसेस को इक्वल टाइम दिया जाता है, बेशक वो कितने मिनट में भी कंप्लीट हो। तो ये ऐसे सो ऑन साइकिल चलते जाती है जब तक कंप्लीट साइकिल आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो क्या हो रहा है, टाइम शेयर हो रहा है। और कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो ये टाइम शेयरिंग सिस्टम में आपका राउंड रॉबिन इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। 15 पे चलते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर वॉइस इनपुट, वॉइस आउटपुट नहीं, वॉइस इनपुट के लिए माइक्रोफोन। ठीक है, ये पता होना चाहिए। 16 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब ये नहीं होंगे कि 20 के 20 क्वेश्चन ही आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 10-11 क्वेश्चन हमने ऐसे किए। ठीक है, एनालिटिकल पैटर्न पे। लेकिन जो कंसेप्चुअल वन लाइनर एमसीक्यूज होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी पूछ सकता है। तो बताओ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, क्लोज सोर्स, इसे हम क्लोज सोर्स भी कहते हैं। तो कौन सा है, जो लिनक्स आपको पता है ये ओपन सोर्स है। बाकी विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और अडोब क्या है, ये क्लोज सोर्स, जिन्हें आप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पता होना चाहिए कि क्लोज सोर्स के एग्जाम्पल्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स मैंने करवाया हुआ है, तो कर लेना। ठीक है, 17 पे चलते हैं। अ मलिशियस सॉफ्टवेयर दैट डिस्गाइजेस इटसेल्फ एज लेजिटिमेट यूजफुल सॉफ्टवेयर टू ट्रिक यूजर्स इनटू इंस्टॉलिंग इट। जो खुद को पहले बोलता है कि मैं बिल्कुल रियल हूँ, लेकिन जैसे ही वो एंटर करता है आपके कंप्यूटर में तबाही मचाना शुरू करता है। तो कौन सा है ये, ट्रोजन हॉर्स है। ठीक है, 18। इन MS एक्सेस व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रॉस टैब क्यूरी। क्रॉस टैब क्यूरी का क्या इस्तेमाल होता है, ये आपको बताना है MS एक्सेस पे। तो क्रॉस टैब क्यूरी में कुछ नहीं होता, जो आपका डेटा होता है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में, मतलब रोज और कॉलम की फॉर्म, मतलब टेबल फॉर्मेट में आपको शो करता है। ठीक है, और बीच में इसके मतलब समरी, सम, काउंट, एवरेज वगैरह इसी में हो जाती है, इसी टेबल के बीच में हो जाती है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, टू समराइज डेटा इन ए मिक्स मैट्रिक्स फॉर्मेट, बी। वे जो अब ये हाँ इंपॉर्टेंट है कि MS एक्सेस में आपको पढ़ना क्या क्या, देखो मैं करवा चुका हूँ इसमें। आपको जितने भी इसकी रिलेशनशिप कीज होनी चाहिए ये पता होना चाहिए। ठीक है, DBMS के टाइप कौन कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, MS एक्सेस क्या आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और जो भी MS एक्सेस की जो बेसिक क्वेरी है वो आपको क्वेरी वगैरह ये सब आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। टेबल अच्छे से, टेबल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। रिकॉर्ड फील्ड क्या होती है, प्राइमरी की जो भी रिलेशनशिप जो डेटाबेस कीज हैं, चाहे वो प्राइमरी की है, फॉरेन की है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस यही है इसमें, बस टाइप्स ऑफ क्वेरीज भी थोड़ी सी पढ़ लेना। ठीक है, क्वेरीज की टाइप होती है वो भी आपको कर लेना, जैसे पैरामीटर क्वेरी होती है, एक्शन क्वेरी होती है वो। बाकी फॉर्म्स रिपोर्ट्स भी थोड़ा थोड़ा बस देख लेना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा पूछता नहीं है एक्सेस का, लेकिन जो पावर पॉइंट है उसमें से ज़्यादा पूछता है।
बाकी जो कीज़ बताई वो अच्छे से कर लेना, चाहे वो प्राइमरी की हो, कैंडिडेट की हो, यूनिक की हो, ये सब अच्छे से कर लेना, ठीक है। फॉरेन की हो तो वो सब अच्छे से। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ BIOS। JKSSB BIOS पे बहुत सवाल पूछ रहा है, ठीक है। BIOS को मैंने बहुत बार कवर करवाया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो है क्या, ये भी आपका एक टाइप का क्या है, फर्मवेयर है, ठीक है। क्या है आपका फर्मवेयर, और ये कौन सा प्रोसेस करता है, ये करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट करता है, जिससे ये चेक करता है कि जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड हैं कंप्यूटर के साथ वो ठीक से ऑपरेट कर रहे हैं, यानी ठीक से काम, चेकिंग का काम करता है कि काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उसी का जो अपग्रेडेड वर्जन होता है ना, उसको हम बोलते हैं UEFI, ठीक है। ये तो पोस्ट तो प्रोसेस होता है ना जो करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और BIOS लोड कहाँ पे होता है, तो ये भी पता होना चाहिए, रोम में लोड होता है, कहाँ पे, रोम में, ठीक है, ये पता होना चाहिए। सॉरी एक मैंने गलती से एक चीज़ बोल दी, ठीक है। रोम में स्टोर होता है, रोम में स्टोर होता है आपका BIOS, लेकिन अगर बात करें ना, पूछ ले कि लोड कहाँ पे होता है, लोड, जब प्रोसेसिंग की बात होती है लोड कहाँ पे होता है, तो वो रैम में होता है। ये चीज़ अपने दिमाग में डाल देना, ठीक है। तो स्टोर कहाँ पे होता है BIOS, रोम में, लेकिन लोड जब कंप्यूटर ऑन होता है तब लोड कहाँ पे होता है, तो रैम में लोड होता है एग्जीक्यूशन के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सपोज कर ले कंप्यूटर आपने ऑन किया, तो BIOS क्या हो, उठता है कहाँ से, रोम से। फिर लोड कहाँ पे होता है, तो लोड होता है आपका रैम में, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए। फिर सिस्टम आपका स्टार्ट होता है, बूटिंग वगैरह होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो BIOS इज स्टोर्ड इन रोम एंड लोडेड इन रैम, इनटू रैम, ठीक है, ड्यूरिंग बूटिंग, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब UEFI, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड, शॉर्ट में लिखेंगे यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर, एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, ठीक है। और ये क्या है, अपग्रेडेड वर्जन है, मॉडर्न रिप्लेसमेंट है किसका, आपका किसका, इसका BIOS का, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का। तो वही आपका MCQ बना है, ठीक है। बाकी CMOS आपको पता है बैटरी होती है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये फुल फॉर्म होती है। चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। बफर मेमोरी इज टिपिकली स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी जो लास्ट सेशन हुआ था कंप्यूटर का, जिसमें हमने सेक्शनल टेस्ट किया था, सॉरी FAA का जो एक सेट किया था, उस पर मैंने आपको बताया था बफर मेमोरी के बारे में आपको बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था स्पूल मेमोरी के बारे में भी, ठीक है। स्पूल मेमोरी आपकी कहाँ पे स्टोर होती है, तो ये मैंने आपको बताया था हार्ड डिस्क में, ठीक है। अब बताऊंगा नहीं पूरा डिटेल में, क्योंकि ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। और बफर मेमोरी आपकी कहाँ पे स्टोर होती थी, जब हम बफरिंग करते थे तो वो कहाँ पे स्टोर होती थी, रैम में। तो कहाँ पे स्टोर होती है, मेन मेमोरी रैम में आपकी बफर मेमोरी स्टोर होती है। तो ये हो गए 20 क्वेश्चन। आपने मेरे को अपना 20 में से 20 बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। तो वो ये MCQs उसी हिसाब के थे जिस हिसाब के आपके आजकल JKSSB नए पूछ रहा है। तो वो पुराने जितने भी फालतू के MCQs थे, अब वैसा पैटर्न नहीं बन रहा है, जहाँ जब तक जो अभी लेटेस्ट पैटर्न आया उस हिसाब से, ठीक है। तो थोड़ी सी आपने अब अप्रोच तो आपने चेंज की होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि आपने देखा होगा, एनालाइज किया होगा कैसा पेपर आ रहा है, तो उस हिसाब से भी आपने तैयारी की होगी, ठीक है। तो 20 में से आपने अपना स्कोर बताना है, ठीक है, कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया, ठीक है। सभी अपना बेस्ट देंगे। तो एक और चीज़ यार मैं बताना चाहता हूँ एंड में, कि कोशिश करना GS कम पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना कि मैथ्स, कंप्यूटर और इंग्लिश पे पूरा घुस जाओ इस पे, ठीक है। अब GS जितनी पढ़नी थी पढ़ ली। अब जो मैंने बताया है, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स हो गया, अर्थमेटिक वगैरह, इंग्लिश, अच्छे से एक एक कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि GS बहुत वास्ट है यार। लेकिन जो लिमिटेड 4 सब्जेक्ट्स हैं वो तो कर सकते हैं ना, बस उनको रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ख्याल रखो।